हाय एवरीवन। तो इसमें हम कुछ चार बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करेंगे। पहला है क्यू से आप क्या समझते हो एंड वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन क्यू। ठीक है, तो जिस तरीके से स्टैक में पुश पॉप ऑपरेशंस होते थे तो सिमिलरली क्यू में भी आपके इन क्यू डी क्यू होते हैं। तो उनके ऑपरेशंस के एल्गोरिदम्स को देखेंगे। तो वही बात बोली जा रही है कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्यू में, वो बताओ। तीसरा सवाल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगला सवाल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड लास्ट जो है ग्राफ का केवल एक ही सवाल जो है आईटी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि बीएफएस डीएफएस ट्रेवर्सल क्या होता है ग्राफ में। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछ देता है, तो इसको मैंने इसी में कवर कर दिया है, आप देख लेना। ठीक है, तो हमने 5 सवालों को ले लिया है ना। समझते क्यू क्या है। अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन इज परफॉर्म्ड एट वन एंड ओनली कॉल्ड रियर एंड डिलीशन इज परफॉर्म्ड वन एंड ओनली कॉल्ड फ्रंट। यानी क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से देखो, इंसर्शन एक एंड से परफॉर्म होगा। लेट सपोज यहाँ से हमारे पास इंसर्शन परफॉर्म हो रहा है और इधर से आपका डिलीशन परफॉर्म हो रहा है। डिलीशन परफॉर्म हो रहा है, ध्यान से देना। जहाँ से इंसर्शन परफॉर्म होता है उसको बोल देते हैं रियर। रियर एंड यानी जिस एंड से इंसर्शन परफॉर्म हो रहा है उसको रियर बोलते हैं, और जिस एंड से डिलीशन परफॉर्म होता है उसको हम फ्रंट बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, फ्रंट एंड से डिलीशन परफॉर्म होगा, रियर एंड से आपका इंसर्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, उसी को ही हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि लीनियर रहता है। इट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। यानी कि देखो, हमारे पास जो क्यू है वो फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। स्टैक आपका जो था लास्ट इन फर्स्ट आउट था, लीफो ही आपका स्टैक का था और क्यू का आपका फीफो है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट आप डालोगे, फर्स्ट एलिमेंट जो इंसर्ट करोगे वही एलिमेंट डिलीट होगा। ले सपोज हमने कल 5 को डाला तो 5 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। कल 6 को डाला तो अगर आपको डिलीट भी करना तो पहले 5 डिलीट होगा, ऐसा नहीं कि 6 को डिलीट करोगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट इन हुआ वही फर्स्ट एलिमेंट आपका आउट होगा। तो देखो, ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखो। हमारे पास ये इस तरीके से हमने एक लीनियर फैशन के स्ट्रक्चर बना दिया, और देखो यहाँ से हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो उसी को हम रियर बोलते हैं। रियर किसको बोलते हैं, जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब जो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ जिस डायरेक्शन से जिस एंड से इंसर्ट हो रहा है उसको रियर बोलेंगे, और जिस एंड से डिलीट हो रहा है उसको फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। अब यहाँ पे देखो, इंसर्शन इज डन फ्रॉम रियर, रियर साइड से आपका इंसर्शन हो रहा है, और डिलीशन इज डन फ्रॉम फ्रंट। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर ले, हालांकि इसके एप्लीकेशन भी खुद 7 मार्क्स के पूछते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना देख ले कि क्यू एक टिकट काउंटर की तरह वर्क करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्यू एज ए टिकट काउंटर, जब भी आप टिकट काउंटर में जाते हो ना, टिकट काउंटर में जाते हो, जो जो लाइनें आपने देखी होंगी, तो जो इंसान फर्स्ट टाइम आता है, जो फर्स्ट बार आता है उसकी टिकट कट जाती है, फिर दूसरा इंसान आया फिर उसकी टिकट कटती है, फिर तीसरा आया तब तीसरे की कटती है। ऐसा नहीं कि तीसरा आया और उसी का ही फर्स्ट टाइम में टिकट कट गया, ऐसा नहीं। टिकट काउंटर में ये होता है कि जो पहले आया उसका वो हो गया। जैसे बुकिंग भी तो होती है, ट्रेन की बुकिंग जब आप करते हो, जो फर्स्ट ने बुकिंग किया वो बुक हो गया सीट। उसके बाद देखो, प्रिंटर क्यों हो गया। तो अगर आपने बड़े बड़े प्रिंटर्स देखे होंगे जो मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं उसी प्रिंटर पर, तो बहुत सारे कॉपीज प्रिंट होती है। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कंप्यूटर होंगे और बड़ा सा प्रिंटर होगा। तो जिस इंसान ने पहले इंटर बटन प्रेस किया होगा, प्रिंटर मशीन में होगा कहीं ना कहीं, तो जिसका पहला इंस्ट्रक्शन आएगा पहले वही प्रिंट होगा। तो ये प्रिंटर भी हमें क्यू की फॉर्मेशन में देखते हैं। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग, ये शेड्यूलिंग है। तो आपका जो सीपीयू जो कि इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, प्रोग्राम को चलाता है, तो जो जो इंस्ट्रक्शन पहले आता है उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो ध्यान से देख रहे हो, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रिंटर क्यू हो गया, क्यू एज ए टिकट काउंटर हो गया, ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हम क्यू में देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली ना। इसको रियर बोलते हैं, इसको फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्यू का। देखो, ये कुछ गंदे दिख रहे होंगे, मैं वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ इसलिए इन सबको इग्नोर कर देना, मैं आपको फ्रेशली समझाऊंगा। देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्यू का। पहले ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है कि फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, और तीसरा होता है कि इसमें 2 पॉइंटर का यूज करते हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट किसको बोलते हैं, जिस साइड से आपका डिलीशन होता है उसको फ्रंट बोलते हैं, और जिस साइड से आपका इंसर्शन होता है उसको रियर एंड बोलते हैं। ठीक है, इंसर्शन, इंसर्शन उसको रियर एंड बोलते हैं।
उसके बाद बात करें कुछ ऑपरेशन जो क्यू में परफॉर्म करते हैं, तो इन क्यू होता है, डी क्यू होता है, पीक और फ्रंट होता है, पीक बोले या फ्रंट बोले, उसका इज इम्पटी और इज फुल होता है। इन क्यू का मतलब है कि अब हम जो कि हमारा क्यू है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें एलिमेंट को ऐड करना, डी क्यू का मतलब डिलीट करना। कैसे होती है चीज़ें यहाँ पर देखें, यहाँ पर समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ लो। देखो ये हमारे पास एक क्यू होता है, इसको हम एरे की तरह ट्रीट करेंगे। देखो क्यू का भी इम्प्लीमेंटेशन एरे की तरह होता है, एरे की तरह भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लिंक्ड लिस्ट। तो हम जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो एरे की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब देखो जो बैक एंड साइड है, बैक एंड साइड, हम बैक एंड साइड से एलिमेंट को ऐड करते हैं, और जो फ्रंट एंड साइड है वहाँ से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो देखो यहाँ से हम इसको जो हमारा जो एलिमेंट फर्स्ट टाइम आया ना वही हमारा फ्रंट बन जाता है, और एलिमेंट ऐड करते जाओगे ना तो जो लास्ट वाली एलिमेंट है ना वो हमारा रियर बन जाता है। तो लेट सपोज हमने कुछ एलिमेंट डाले, ये देखो ये पहला बक्सा है, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 20 एलिमेंट है, और इसमें 25 एलिमेंट है। तो ध्यान से देखिए इसकी इंडेक्सिंग भी हम जो क्यू है उसको एज ए एरे की तरह ही इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो देखो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसको हम रियर बोलते हैं, रियर बोलते हैं, और जो फर्स्ट वाला इंडेक्स जो कि 0 ही होगा उसको हम बोलते हैं फ्रंट बोलते हैं। तो अभी फ्रंट की वैल्यू क्या है 0, और रियर क्या है अभी आपका 4 है, ठीक है। एरे में हम चीज़ों को इस तरीके से लिखते थे ना, अगर A3 पूछूँ तो A3 वाला एलिमेंट कौन था, 20 था ना, जैसे A3 पूछूँ तो आपका 20 निकलेगा। सिमिलरली क्यू में भी आपका क्यू लिखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं क्यू की जगह 4 लिख दूँ तो कितना प्रिंट होगा, 25 आएगा। अगर मैं क्यू की जगह अगर मैं रियर लिख दूँ, क्यू रियर, रियर जो कि 4 को बोलते हैं ना, देखो हम हमेशा देखो क्यू में 2 पॉइंटर पहले से अज्यूम किए हो रहते हैं कि एक फ्रंट है और रियल है, रियर है, रियल नहीं रियर है। तो अगर मैं क्यू रियर की बोलूँ तो कितना प्रिंट होगा, अभी के लिए 25 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्यू फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट हमारा जो कि शुरुआती इंडेक्स है 0, तो कितना प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझ रहे हो। हाँ, स्टैक में भी हम चीज़ों को किस तरीके से लिखते थे, स्टैक लिखते थे इस तरीके से स्टैक, और अगर मैं 5 लिख दूँ तो 5वां इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो प्रिंट होती थी। यानी हम इसको एरे की तरह जब इंप्लीमेंट करते थे, तो अभी हम चीज़ों को एरे में इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, ना कि लिंक लिस्ट में, ठीक है। आपको लिखना आ गया कि हाँ अगर मैं कल को पूछूँ अगर क्यू 4 की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे 25, क्यू 2 की वैल्यू क्या है, ये क्यू और 2, ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर है, क्यू 2 की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हो। अब देखो इन क्यू किसको बोलते हैं, इन क्यू को ऐसे लिखते हैं ANQUEU इन क्यू, और इस तरीके से ये ऑपरेशन क्या करता है, नया एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। मुझे 2-4 बातें समझा दो, मतलब मैं देखो मैं 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आप सबको। देखो इसकी साइज कितनी होती है, ध्यान से देखो। अगर हमारी जो फ्रंट की वैल्यू है, फ्रंट की जो वैल्यू है, ठीक है, और रियर की वैल्यू है, फ्रंट और रियर की वैल्यू अगर 1 रहती है, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपने फ्रंट के अंदर, ध्यान से देखना, फ्रंट के अंदर 1 असाइन किया है, और रियर के भी अंदर, ध्यान से देखो, रियर के भी अंदर 1 असाइन किया है। इसका मतलब क्या है, अगर फ्रंट के अंदर -1 है, सॉरी ये -1 है, -1 माफ करना मुझे, -1 असाइन किया है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो वैल्यू जो है वो आपकी एम्प्टी है, यानी अभी जो क्यू जो है आपका एम्प्टी है, ठीक है। क्यू आपका एम्प्टी है, अगर इसके अंदर आपने अगर 1 असाइन किया है, इसका मतलब क्या है, आपने क्यू अभी एम्प्टी रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपका फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू लेट सपोज आपने 2 असाइन करी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखो, इसमें जो ये बक्सा है, इसमें ये जो बक्सा है जिसके अंदर 10 है, ये इसी को ही आप फ्रंट भी इसी को मान रहे हैं, रियर भी इसी को मान रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर -1 नहीं है, -1 के अलावा अगर कोई भी इंडेक्सिंग वैल्यू आपने असाइन कर दी 1 2 3 से लेकर कुछ भी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि केवल एक एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, ओनली 1 एलिमेंट प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। अच्छा, अगर मैं एक और चीज़ बात करूं, ध्यान से देखो, अगर फ्रंट भी इसी को असाइन कर रहा है, रियर भी इसी को ही आप पॉइंट कर रहा है, और फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो मतलब क्या है कि कोई एक एलिमेंट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, अगर फ्रंट बड़ा हो जाए रियर से, अब हमेशा ये हम जानते हैं कि अगर इसको एरे की तरह इंप्लीमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है फ्रंट आपका 0 रहेगा, ठीक है, फ्रंट आपका 0 रहेगा, फिर ये 1, फिर अगर मान के चलो 3 साइज है तो यहाँ पे आपका 2 इंडेक्सिंग, तो ये आपका रियर हो जाएगा, ये आपका फ्रंट हो जाएगा। और अगर देखो फ्रंट बड़ा हो जाए 0 से, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो आप बोल सकते हो कि क्यू जो है आपका एम्प्टी है, क्यू आपका एम्प्टी है। तो दोनों कंडीशन ध्यान में रखना, अगर फ्रंट के अंदर अगर आपने -1 असाइन किया
तो वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। और रियर की भी वैल्यू आपने -1 असाइन किया तो वैल्यू एम्प्टी, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तब हमारी चीज़ें एम्प्टी हो जाएंगे, या फिर एक कंडीशन भी। उसके बाद देखो फ्रंट अगर बड़ा हो रियर से तो भी ये एम्प्टी का कंडीशन होता है, ठीक है। अब देखो ओवरफ्लो की कंडीशन क्या, अच्छा साइज का मतलब क्या, देखो क्यू की साइज का एक फॉर्मूला होता है। आप क्या करोगे, साइज का क्या करोगे, रियर माइनस फ्रंट करो +1 करो, तो वो हमारे जो है साइज देती है। या फिर आप इसको नॉर्मली काउंट कर लो ना, रियर -1, 4 - 0 +1 कर दो, 4 - 0 +1 कर दो, बेसिकली क्या आता है 5 ही तो आएगा। तो साइज कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो क्यू है, क्यू की साइज कितनी है, ये हमारे पास इसकी साइज आपकी 5 है, समझ रहे हो। अब देखो अब हम चीज़ों को इंसर्ट कैसे करेंगे, यानी कि इनक्यू कैसे करेंगे। इनक्यू जाहिर सी बात हम रियर साइड से करेंगे ना, यहाँ से देखो इनक्यू हम रियर साइड से करेंगे। ये देखो अगर इसमें कोई 5 2 6 एलिमेंट है और हम एक एलिमेंट को लाने वाले हैं जो कि हमारे पास 7 है, और अभी के लिए जो है ये अभी यहाँ पे देखो 7 आने वाला है, ठीक है। तो अभी आपने मेमोरी मतलब क्या स्पेस अभी ऑक्यूपाई नहीं किया, तो अभी के लिए हमारे पास रियर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, फ्रंट इसको पॉइंट करेगा। तो देखो हमें एलिमेंट को इंसर्ट कर ले, यानी इनक्यू करना है, इनक्यू करना है किसको, 7 को करना है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो क्यू है ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है, ओवरफ्लो की कंडीशन समझ रहे हो ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये हमारे पास ये इस तरीके से क्यू है 0 1 2 4, जो 4 इंडेक्स है वो किसका है, वो रियर वैल्यू होती है, और 0 या हमारे पास फ्रंट वैल्यू है। तो अगर जो आपकी जो रियर की वैल्यू है, अगर वो मैक्सिमम साइज -1 हो जाए, मैक्सिमम साइज इसकी कितनी है 1 2 3 4, और ये इंडेक्सिंग 0 1 2 और ये 3 हो जाएगी, सॉरी ये 3 इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो मैक्सिमम साइज कितनी है 1 2 3 4 मैक्सिमम साइज है, और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो अगर मैक्सिमम साइज में से 1 घटा दो, अगर 3, तो रियर की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या है, यानी रियर इक्वल टू मैक्सिमम -1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो क्यू जो है फुल है, यानी कि इसको बोलते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन, यानी इसको ओवरफ्लो की कंडीशन बोलते हैं। तो अगर ओवरफ्लो होगी तो हम नए एलिमेंट को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से आप चीज़ों को इंसर्ट कर रहे हो, तो हमारे पास क्यू में कोई फर्क, एफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अभी फ्रंट एंड साइड से अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं, नए नए एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, नए नए एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास एफ से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो एल्गोरिथम में हमें यह भी देखना होगा कि अगर चेक कर लो कि क्या हमारे फ्रंट की जो वैल्यू है ये भी तो इक्वल टू -1 तो नहीं है, ये कंडीशन चेकिंग की होती है। मैंने बताया था ना, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 रहता है, फ्रंट इक्वल टू -1 रहता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका क्यू एम्प्टी है, अंडरफ्लो की कंडीशन है। तो आप पहले चेक कर लो कि क्या फ्रंट अगर -1 तो नहीं ना हो रहा है, अगर नहीं है, अगर है तो आपको फ्रंट को जो है 0 सेट करना पड़ेगा, यानी फ्रंट के अंदर 0 डालना पड़ेगा। पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करोगे, देन अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करोगे, अगर ऐसा है तो आपको फ्रंट के अंदर 0 डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखो, नए एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपको रियर को भी अपडेट करना पड़ेगा, रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर इज इक्वल टू रियर +1, तो ये हो गई हमारे पास इन क्यू। तो हमारे पास यही है कि ले सपोज यहाँ से देखो 0 1 2 3 4 है, 4 साइज है, और लास्ट हम 40 को इंसर्ट करने वाले हैं। तो साइज कितनी है 1 2 3 4 5, क्यू की साइज आपकी 5 है, तो मैक्सिमम साइज कितनी हो गई, इसको इग्नोर कर दो, मैक्सिमम साइज कितनी होगी 5, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो, पहले चेक करेंगे एल्गोरिथम में इन क्यू के लिए कि अगर रियर इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1 हो, यानी कि 5 - 1 4 हो, जो कि रियर की वैल्यू अभी 4 है, तो इसको ओवरफ्लो की कंडीशन बोलते हैं। और अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं है, ये समझाने के लिए चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, चेक फिर से करो कि क्या फ्रंट इक्वल टू -1 तो नहीं है। अगर मैंने बताया अगर फ्रंट के अंदर -1 रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्यू जो है आपका वो एम्प्टी होता है, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन चेक कर लो, क्यू इज एम्प्टी, तो इसके लिए हमें सेट क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रंट को हमें 0 सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा। फिर हमें क्या करना है, जैसे इंसर्ट करो तो रियर की वैल्यू अपडेट हो रही है, यहाँ से देखो नया एलिमेंट आएगा तो इसकी इंडेक्सिंग 5 हो जाएगी, तो रियर की वैल्यू रियर +1 करो, ठीक है। उसके बाद हमें अगर आइटम को इंसर्ट करना है तो उस क्यू रियर की जगह, हाँ जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यू रियर, इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, क्यू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रियर है उसके अंदर हम आइटम को डाल देंगे। तो यही बात मैंने बताया था ना, देखो हम पहले रियर को तो अपडेट करेंगे ही, देखो हमारे पास रियर यहाँ पे, तो हमें रियर को अपडेट करके रियर +1 करना पड़ेगा। तो रियर की वैल्यू अब अपडेट करके रियर हो जाएगी, रियर +1 के अंदर क्या आ गया, रियर आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्यू और जो रियर है
इसी के अंदर हम आइटम को इंसर्ट करेंगे, लेट्स सपोज 7 इंसर्ट करें तो 7 इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाता है क्यू रियर इज इक्वल टू आइटम। लास्ट स्टेप यही है स्टेप 4 में, या फिर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं क्यू रियर इज इक्वल टू आइटम, ये हम इंसर्ट कर दिए, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिए, ये हमारा इन क्यू होता है। अब देखो बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। डी क्यू का मतलब क्या है, रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द इन क्यू। ठीक है, इसका डिफिनीशन में थोड़ा पढ़ दो। इन क्यू का डिफिनीशन देखो क्या था, एडिंग न्यू एलिमेंट टू द रियर या फिर बैक एंड साइड ऑफ द क्यू। तो क्यू के देखो बैक एंड साइड में हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इफ द क्यू हैज फिक्स साइज एंड फुल दिस रिजल्ट इज अ ओवरफ्लो कंडीशन। अगर क्यू की साइज फुल हो गई तो हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई। अब इन क्यू का डिफिनीशन देख लो, इन क्यू का डिफिनीशन देख लो, कहाँ चला गया ये, इन क्यू का देख लिया, डी क्यू का देख लो। तो रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड साइड से हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे, उसको हम बोल देते हैं डी क्यू। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऑलरेडी है, लेट्स सपोज यहाँ पर 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, और देखो ये हमारा पहला रियर होगा और ये हमारे पास फ्रंट होगा। अब हम डी क्यू कर रहे हैं, डी क्यू का कैसे लिखेंगे, क्यू यू ई यू ई, इधर यार बस स्पेलिंग डी क्यू का है। देखो ये डी क्यू हम किसको करेंगे, 4 को डी क्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो डी क्यू करने से पहले एल्गोरिदम में आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अंडर फ्लो की तो कंडीशन नहीं है, अंडर फ्लो की कंडीशन नहीं, अंडर फ्लो की वही है कि आप पहले चेक करोगे क्या फ्रंट इज इक्वल टू -1 तो नहीं है, ये चीज़ आप पहले चेक करो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यानी अंडर फ्लो है, तो आप अंडर फ्लो है, अंडर फ्लो मतलब क्या है, एम्प्टी है आपका, एम्प्टी है आपका क्यू, एम्प्टी है, तो हम डिलीट ही नहीं कर सकते, है ही नहीं एलिमेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो डिलीट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था डिलीट का मतलब क्या होता है, उस एलिमेंट को लेकर के किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक्स वेरिएबल के अंदर इस क्यू फ्रंट को, ध्यान से देखो, इस क्यू फ्रंट अगर मैं ऐसी चीज़ें लिखूँ तो मैंने बताया था ना क्या वैल्यू प्रिंट होगी, क्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, 4 को ही तो डिलीट करना है, और जो शुरुआती इंडेक्स वो एफ है ना। तो क्यू फ्रंट को, ध्यान से देखो, क्यू फ्रंट को अगर हम एक्स के अंदर स्टोर कर लो और फिर से हम सेट कर दो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, यानी अब ये डिलीट होगा, यानी इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फ्रंट को अपडेट करके फ्रंट को यहाँ ला दो। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं, डिक्यू कर दिए। हाँ वही चीज़ होगी, यहाँ पे देख लो कि अगर फ्रंट डबल इक्वल टू -1 है, चेक कर रहे हो, या फिर फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल हो, ये भी मैंने बताया था कि अगर फ्रंट बड़ा हो जाए रियर से तो ओवरफ्लो की कंडीशन होती है, एम्प्टी की कंडीशन हो गई। एल्स के केस में क्या करोगे, हमें क्यू फ्रंट को यानी 5 को एक आइटम में स्टोर करना पड़ेगा और फ्रंट की वैल्यू अपलोड करनी पड़ेगी, अपडेट फ्रंट +1 कर दो तो आगे चल के फ्रंट इसको दर्शाने लगेगा, है ना। तो हम रिटर्न में आइटम ले लिए तो हमने डीक्यू कर लिया। आई होप ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखो पीक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हमें रिटर्न करना रहता है फ्रंट एलिमेंट को, बस यहाँ पे हम डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ से देखो चीज़ों को हम डीक्यू मतलब कि हटा दिए 5 को, लेकिन पीक ऑपरेशन का मतलब होता है हम 5 को नहीं, 5 को तो रिटर्न में लेंगे पर 5 को हटाएंगे भी नहीं, यहाँ से 5 हटेगा भी नहीं। यानी कि बिफोर की कंडीशन, अगर देखो अगर ये कंडीशन थी, आफ्टर की कंडीशन में क्या होती है, आपके पास 6 होता, उसके बाद 7 तो होता, लेकिन इसमें आफ्टर की कंडीशन वही होती, सेम चीज़ है, बस 5 को रिटर्न में ले रहे हो। इसके लिए क्या करोगे, पहले तो एम्प्टी वाली कंडीशन चेक कर लो, अंडरफुल वाली कंडीशन चेक कर लो। अगर फ्रंट इक्वल टू माइनस है तो प्रिंट क्यू एम्प्टी है, अगर ऐसा नहीं हो तो हम ये सिंपली क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे क्यू फ्रंट को। अगर मैं डायरेक्ट अगर ये कीवर्ड चला दूँ रिटर्न क्यू फ्रंट, तो ये हमारा पीक ऑपरेशन नहीं हो गया, आप 5 को रिटर्न ले रहे हो, आउटपुट में ले रहे हो। ठीक है, तो इन क्यू डी क्यू के एल्गोरिदम समझ में आ गया ना। उसके बाद देखो एक और है इज एम्प्टी और इज फुल ऑपरेशन। ठीक है, ये चौथा है, पांचवा है, और यहाँ पे हमने पीक का भी देख लिया ना। तो चौथा के देखो इज एम्प्टी का मतलब क्या है, इट चेक वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट, ये चेक करता है कि क्या एम्प्टी है कि नहीं। इफ रिजल्ट इज ट्रू, अगर इज एम्प्टी रिजल्ट ट्रू देता है तो इसका मतलब क्यू आपका एम्प्टी है, और अदरवाइज फॉल्स है। तो एम्प्टी की कंडीशन मैंने बताया था ना कि अगर फ्रंट इक्वल टू -1 हो या फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू रियर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ध्यान से सुना, ग्रेटर देन इक्वल हो। ठीक है, अगर इक्वल रह जाए फ्रंट और रियर तो जाहिर सी बात है, अगर -1 है तो एम्प्टी है। ध्यान से देखो, अगर फ्रंट और रियर अगर सेम रहता है, यहाँ पे लेट्स सपोज 8 है, इसका मतलब क्या है, जो इंडेक्सिंग 8 है तो हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर -1 रहता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका क्यू आपका एम्प्टी है। तो इज एम्प्टी के कंडीशन में अगर फ्रंट की वैल्यू -1 रहती है तो इसको हम इज एम्प्टी की कंडीशन बोलेंगे, यानी चीज़ें हमारी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, समझ रहे हो। या फिर फ्रंट बड़ा हो जाए रियर से
तो एम्प्टी की कंडीशन में आप रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो इज रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इज फुल में क्या करते हैं, इज चेक इफ क्यू हैज रीचड इट मैक्सिमम कैपेसिटी और नॉट। इज फुल का मतलब चीज़ें चेक करते हुए क्या मैक्सिमम साइज तक चला गया है कि नहीं। तो ध्यान से देखो इज फुल के कंडीशन में यही क्या ना, इज फुल के कंडीशन में यहाँ से देखो ये 0 1 2 3 इसकी साइज कितनी है, 4 साइज है, 1 2 3 4, और ये 3 किसका है, रियर की वैल्यू हो जाएगी, रियर की वैल्यू 3 और फ्रंट की वैल्यू अभी 0 रहेगी। तो हमें यूजफुल कंडीशन के लिए यही चेक करना पड़ेगा ना कि क्या रियर की इक्वल टू साइज -1 है, साइज -1 है तो वही मैक्सिमम साइज -1 है। यहाँ पे आप डिक्लेयर भी कर देना कि मैक्स क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू है। तो अगर रियर इक्वल टू, ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं ना, रियर के अंदर डाल नहीं रहे हम, कंडीशन चेक कर रहे हैं इसलिए डबल इक्वल लग रहा है। तो अगर रियर इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब रिटर्न ट्रू कर दो, यानी आपका स्टैक क्यू आपका फुल है, अदरवाइज आपका फॉल्स है। ठीक है, ये हमने बेसिक ऑपरेशंस देख लिए ना। उसके बाद देख लेते हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के जरिए। तो इसके लिए आपको लिंक लिस्ट का चैप्टर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि क्यू इन अ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन वी डू नॉट नीड अ फिक्स साइज। इसके लिए हमें क्यू कोई फिक्स साइज की जरूरत नहीं रहती है। हालांकि देखो एरे में की तरह इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो उसकी साइज फिक्स होती है, पर इसकी कोई फिक्स साइज नहीं होती है। आप बस नोड को बनाते जाओ, नए नोड क्रिएट करते जाओ और जो लिंक है उसके साथ लिंक करते जाओ, एड्रेस के साथ लिंक करते जाओ, बस यही चीज़ें तो हम देखते हैं। तो हमें कोई फिक्स साइज की जरूरत नहीं होती है। नो ओवरफ्लो कंडीशन कभी भी नहीं आएगा अनटिल आपका मेमोरी ही फुल ना हो जाए। जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर है वो जब तक फुल ना हो जाए तो इसमें कभी भी ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आती है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, क्यू का यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, फ्रंट और रियर, और स्ट्रक्चर ऑफ नोड। तो पहले नोड क्रिएट करो। तो नोड क्रिएट करने का ये होता है सी लैंग्वेज में, C++ में स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे इस तरीके से इंट डेटा रहता है, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर आपका नेक्स्ट है। अब इनक्यू करना है लिंक लिस्ट में, इनक्यू करना है। अब देखो इनक्यू करने के लिए सबसे पहले तो आप एक न्यू नोड को क्रिएट करोगे ना। देखो मैंने न्यू नोड नाम से एक न्यू नोड बनाया जिसमें न्यू नोड के डेटा के अंदर कोई आइटम डाल दूंगा और न्यू नोड आपका नेक्स्ट अभी नल रहेगा। कुछ इस तरीके से हमने एक न्यू नोड नाम का ये कैपिटल एन ले लिया था, ठीक है, न्यू नोड नाम का एक न्यू नोड क्रिएट किया जिसके न्यू नोड का डेटा क्या है, न्यू नोड का डेटा के अंदर कोई हमारे पास आइटम होगा। उसके बाद न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर अभी शुरुआत में अभी नल है। अब इसको हमें इंसर्ट करना है, इनक्यू करना है लिंक लिस्ट के थ्रू। अब आप कैसे करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात है। ये आपका लिंक लिस्ट है, ठीक है, और देखो हम इधर से ही तो इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया न्यू नोड होगा, ठीक है। और ये जो लास्ट नोड है ना, देखो ये तो अभी नल को पॉइंट करेगा ना, और इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6, और लेट्स सपोज हम 8 को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब इस नोड का जो ऑफिशियल एड्रेस को हम रियर को पॉइंट कराएंगे, और इस नोड का जो ऑफिशियल एड्रेस होगा हम फ्रंट को पॉइंट कराएंगे, ठीक है। अगर देखो चीज़ें हमें ऐड करनी हो तो कैसे करोगे, अगर इसको ऐड करना है तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। हम लिंक लिस्ट का बेसिक एल्गोरिथम जो हमने पढ़ रखा है, इसको कैसे करोगे। तो ध्यान से देखो, ये जो रियर है, न्यू नोड है, हम क्या करेंगे, रियर के अंदर न्यू नोड डाल देंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये अगर ये रियर है, रियर नेक्स्ट, हाँ ये मुझे ये बोलना चाहिए था। रियर नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, रियर मतलब इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस, और रियर नेक्स्ट बोला तो मतलब ये किस अगले वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो रियर नेक्स्ट के अंदर ये न्यू नोड का जो एड्रेस है उसको डाल सकते हैं। हाँ, हम ये कंडीशन कर देंगे कि रियर नेक्स्ट के अंदर रियर बोलूँ तो ये इसका ऑफिशियल एड्रेस, और रियर नेक्स्ट बोलूँ तो ये जो नल है, नल किसको पॉइंट करना चाहिए, इस जो नए नोड आपने बनाया है इसको। तो नए नोड का एड्रेस न्यू नोड में नाम में रहता है, तो न्यू नोड को किसको पॉइंट करना चाहिए, रियर नेक्स्ट करना चाहिए। हाँ, उसके बाद ध्यान से देखो, जब ये इंसर्ट हो जाए, जब इसका जो यहाँ पर जो नल ना हो करके इसका एड्रेस पॉइंट करने लगे, तो हमारे पास रियर भी अपडेट हो जाएगा ना, रियर भी इसको पॉइंट करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अब हम रियर के अंदर न्यू नोड को डाल सकते हैं, रियर के अंदर न्यू नोड को डाल सकते हैं, बस यही कंडीशन करनी तो है हमें, रियर के अंदर न्यू नोड को डाल सकते हैं। हाँ, उसके लिए स्टेप हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ स्टेप है, मतलब बेसिक तरीके से ही हमें चलना होगा। देखो यहाँ पे अगर इनक्यू करना है तो इसको देखो, इसको पहले बेसिक चीज़ें कर लो कि हम स्टेप 1 में एक नया नोड क्रिएट करेंगे जिसमें न्यू नोड नाम का होगा। न्यू नोड के डेटा के अंदर आइटम सेट कर दिया, न्यू नोड नेक्स्ट अभी नल है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, पहले चेक कर लो क्या
नल तो नहीं है। अगर ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास जिसको फ्रंट को आप पॉइंट कर रहे हो, फ्रंट क्या है, फ्रंट पॉइंटर क्या है, इस ऑफिशियल जो नोड है इसके अंदर कोई डेटा है ना। अब इसका कोई एक एड्रेस को बताता है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस की बात बता रहा है। अगर आप शुरू में ही आपका फ्रंट नल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, आपकी लिस्ट एम्प्टी है। तो अगर ये नल हो जाता है तो हमें नए नोड को इंसर्ट करना है। ध्यान से सुनना, अगर ये, इसका मतलब क्या है, लिस्ट आपकी एम्प्टी हो जाएंगी। अगर फ्रंट नल है, इक्वल टू नल क्या है, तो लिस्ट आपकी एम्प्टी हो जाएंगे। एम्प्टी हो जाएंगे तो जो नए नोड आपने क्रिएट किया उसी को ही जो आपने न्यू नोड जो है क्रिएट किया, न्यू नोड जो आपने क्रिएट किया, इसी को ही आप फ्रंट और इसी को ही आप रियर पॉइंट करवाओगे। हाँ, तो देखो फ्रंट और रियर के अंदर क्या डालेंगे, वही न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। इल्ज की कंडीशन देखो, अगर ऐसा नहीं है, अगर एक भी नोड, मतलब बहुत सारे नोड है, तो लास्ट नोड में क्या करोगे, रियर का जो नेक्स्ट है, ध्यान से देखो रियर अभी क्या है, नल है, नल है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर ये नोड है ना, अगर ये नोड है, जो नल है ना, इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस रहता है। आपको इंग्लिश थोड़ी पता होनी चाहिए, नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसके अंदर रहता है। तो रियर नेक्स्ट लिखने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो एड्रेस होना चाहिए वो नेक्स्ट नोड का होना चाहिए। और इसी से हम इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास न्यू नोड नामक नोड है। अब रियर नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड डाल देंगे, रियर नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, न्यू नोड डाल देंगे। उसके बाद क्या करना चाहिए कि मैंने बताया था, जो बैक एंड वाला एरिया है, फिर से वो रियर को पॉइंट करना चाहिए ना, रियर को पॉइंट करना चाहिए ना। तो रियर के अंदर क्या डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगे। तो देखो हमने इन क्यू का देख लिया ना लिंक लिस्ट में, डी क्यू का भी सेम बात है। देखो इसको हमें डिलीट करना है। अब ध्यान से देखो, इस 10 वाले को डिलीट करना है तो फ्रंट किसको पॉइंट करना चाहिए, इस 20 को पॉइंट करना चाहिए। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करोगे, जो फ्रंट जो कि इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस है उसको किसी टेम्प नामक पॉइंटर में स्टोर करना पड़ेगा ना। तो देखो बिफोर आफ्टर की कंडीशन देखो, अगर फ्रंट शुरू में ही नल आ जाता है तो क्यू आपका अंडरफ्लो है। यहाँ पे भी हमने चेक किया था कि अगर फ्रंट इक्वल टू नल रहता है तो क्यू आपका अंडरफ्लो है। इस केस में आप डिलीट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस केस में अंडरफ्लो है तो जो नया नोड बना रहा है उसी को या फर्स्ट पॉइंटर और रियर पॉइंटर पॉइंट करवा दो, ठीक है। इसमें भी देखो एल्स की कंडीशन में क्या करना है, देखो हमें इसको हटाना है, इस 10 वाले को हटाना है। इस 10 वाले नोड का जो ऑफिशियल एड्रेस होगा उसको टेम्प नामक वेरिएबल में स्टोर कर दिए, ठीक है, पॉइंटर में स्टोर कर दिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब फ्रंट किसको पॉइंट करना चाहिए, देखो फ्रंट किसको पॉइंट करना चाहिए, इसके नेक्स्ट को, यहाँ पे जो एड्रेस होगा, ध्यान से देखो ना, यहाँ पर जो एड्रेस होगा इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस होगा। तो अगर मैं फ्रंट नेक्स्ट लिखूँ तो यहाँ पर जो एड्रेस आएगा इस नोड का एड्रेस होगा। तो यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को पहले सेट कर दो फ्रंट नेक्स्ट। तो देखो फ्रंट नेक्स्ट यानी 200 का कोई एड्रेस, ले सपोज इसका कोई एड्रेस 100 है और इसका एड्रेस 200 है और इसका एड्रेस 300 है। अब 300 किसका एड्रेस है, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस है ना। 200 क्या है, इस नोड का मतलब इस नोड के पास 200 इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस है। ये जो नोड है इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस 200 है। तो हमें फ्रंट का नेक्स्ट क्या है, 200 को फ्रंट में स्टोर करवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब जो 100 वाला जो एड्रेस है उसको हमने टेम्प नामक में इंसर्ट करवा लिया था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टेम्प को फ्री कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी देख लो, मुझे ये चीज़ें भी यहाँ पे भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अगर फ्रंट आपका नल रहता है, फ्रंट भी इक्वल टू नल रहता है, तो रियर भी तो आपका नल ही रहेगा ना। इस केस में मतलब कि देखो, अगर आपके पास एक ही लिस्ट है और इस केस में भी क्या है कि यही आपका नल आ रहा है, यही आपका नल आ रहा है। ध्यान से देखो, ये आपका जो फ्रंट है, फ्रंट जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये भी नल है, ये नल है। तो रियर को भी तो नल होना पड़ेगा ना, तभी तो हम बात करेंगे। तो ये भी चीज़ कर सकते हैं, अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो रियर को भी नल में सेट कर दो। उसके बाद देखो हम टेम्प को फ्री कर देंगे और फ्रंट में क्या डालेंगे, फ्रंट नेक्स्ट यानी 200 एड्रेस को डाल देंगे। तो इसके बाद आफ्टर वाली कंडीशन में देखो फ्रंट इसको पॉइंट करेगा और इसका ऑफिशियल एड्रेस क्या है 200, और यहाँ पे 300 किसका एड्रेस आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। इसका ऑफिशियल एड्रेस 200 है तो फ्रंट के अंदर देखो 200 है। तो ये हमने डिक्यू कर लिया लिंक लिस्ट में। तो यही रहा हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू का, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर न्यू नोड को क्रिएट करके हम इन क्यू और डी क्यू कैसे करते हैं, ये चीज़ आपने देख लिया ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हमने वेरियस ऑपरेशन देख लिया, क्यू का डेफिनेशन देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन देख लिया, एप्लीकेशन ऑफ क्यू का देख लिया। ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है। तो देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन क्यू का क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या है कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस वेटिंग फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन आर सॉर्टेड इन ए क्यू। तो देखो सीपीयू क्या है, मतलब कि सभी चीज़ों को प्रोसेस करता है ना, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन सबको प्रोसेस करता है। तो सीपीयू में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है, तो जो पहला इंस्ट्रक्शन आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरा आया देन दूसरे वाले को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस सीपीयू जो मतलब कि सीपीयू के लिए जो वेट होता है वो सॉर्ट हो जाता है पहले क्यू ऑर्डर में, पहले कौन सा प्रोसेस है या कौन सा इंस्ट्रक्शन है ताकि वो सीपीयू एग्जीक्यूट करे। जिसे द प्रोसेस दैट अराइव्स फर्स्ट गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी जो प्रोसेस पहले पहुंचेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जो आपका सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो आप प्रोसेस जो आता है, प्रोसेस जो आप देते हो, तो जो पहले आएगा सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो थोड़ा बाद में आएगा देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वही बात है कि द प्रोसेस दैट अराइव्स फर्स्ट गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट यूज्ड इन एफसीएफएस, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो भी होगा फर्स्ट पहले आएगा उसी को ही सर्व करेंगे। उसके बाद है प्रिंटर स्पूलिंग। प्रिंटर स्पूलिंग में आपने देखा होगा जब बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं, तो व्हेन मल्टीपल यूजर्स गिव प्रिंट कमांड, ये कमांड है, जब मल्टीपल यूजर प्रिंट कमांड देंगे तो क्या करेगा, प्रिंट जॉब्स आर सॉर्टेड इन ए क्यू। तो प्रिंट का क्या काम करता है, जितने भी उन लोग का प्रिंट कमांड है उनको एक सीक्वेंस में बात करें क्यू ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर लेता है। और एग्जीक्यूशन भी क्या करेगा कि जो पहले ने दबाया पहले को प्रिंट करेगा, देन दूसरे ने दबाया होगा दूसरे को प्रिंट करेगा, ये चीज़ें होती है। तो ये क्या हेल्प करता है, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मल्टीपल प्रिंट रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद ब्रेड फर्स्ट सर्च, बीएफएस ट्रेवर्सल में भी हम क्यू का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्यू इज यूज्ड इन बीएफएस ट्रेवर्सल, नोड्स आर विजिटेड लेवल बाय लेवल, ठीक है। तो क्यू को हम बीएफएस में यूज करते हैं और डीएफएस में आपका स्टैक होता है, मतलब स्टैक का जो डीएफएस ट्रेवर्सल जब हम ग्राफ में करते हैं तो उसमें स्टैक का ही इम्प्लीमेंटेशन रहता है और बीएफएस में आपका क्यू रहता है। तो ये एक एप्लीकेशन ध्यान में रखना। उसके बाद इंटरप्ट हैंडलिंग, यानी कि इन कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्ट्स आर सॉर्टेड इन ए क्यू। तो जो भी कंप्यूटर में जो भी इंटरप्शन होता है, मतलब कोई सा भी आपका बफरिंग हो गया, कोई सा भी इंटरप्शन हो गया, वो भी आपका सॉर्टेड रह जाता है, यानी इट प्रोसेस डेटा एज दे अराइव। तो जो भी इंटरप्शन पहले होता है पहले उसको सॉर्ट कर देता है रिकवरिंग के लिए। तो ये ध्यान में रखना है इंटरप्ट हैंडलिंग। उसके बाद पांचवा है आपका हैंडलिंग रिक्वेस्ट इन सर्वर्स। तो जो भी वेब सर्वर होते हैं हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट यूजिंग क्यू। तो एक वेब सर्वर है, उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो जो पहले ने रिक्वेस्ट भेजा, इनकमिंग रिक्वेस्ट आर सॉर्टेड यूजिंग क्यू प्रोसेस्ड एज दे अराइव। तो जो पहले ने रिक्वेस्ट भेजा उसका ही आपको पहले से ही सॉर्टिंग करोगे। तो हैंडलिंग रिक्वेस्ट इन सर्वर्स। उसके बाद देखो बफर मैनेजमेंट, यानी कि क्यू यूज इनपुट और बफर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो भी बफर मतलब जो भी बफरिंग होती है, एग्जांपल में देखो कि देखो कुछ फास्ट एंड स्लो डिवाइसेस जैसे कि सीपीयू आपका फास्ट होता है और कीबोर्ड प्रिंटर ये स्लो डिवाइसेस होता है। तो इसमें क्यू क्या होता है कि अलाउिंग डाटा टू बी प्रोसेस्ड एज दे अराइव्स। तो देखो बफरिंग मैनेजमेंट में जो चीज़ें फास्ट और स्लो होती है ना, बिटवीन सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, तो जो पहले डाटा आया, जैसे कीबोर्ड से आपने पहले डेटा भेजा, ठीक है, तो पहले वही एग्जीक्यूट होगा, देन आप आगे डेटा को भेज रहे हो, मतलब बहुत सारे डेटा की भीड़ हो रही है ना, तो जो पहले डेटा आपने स्लो डिवाइसेस से भेजा पहले वही एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो बफर मैनेजमेंट में ये होता है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल में दे देना, जैसे कि बैंक क्यूज हो गया, बैंक में भी आपने देखा होगा जो पहले है उसके खाते खोलेंगे। रेलवे रिजर्वेशन में भी देखो जो पहले टिकट बुक किया उसका हो गया। टिकट काउंटर में भी आपने देखा होगा। प्लेलिस्ट मैनेजमेंट में आप गानों को भी क्यू में सेट कर सकते हो। उसके बाद ट्रैफिक लाइट सिस्टम में भी चीज़ें होती है। रोड पर जो चीज़ें जाती है ना, ध्यान से देखो कोई भी क्रॉसिंग नहीं होती। अगर रोड आपका फुल रहता है तो कार भी सीक्वेंस में ही जाता है कि ये पहले आगे आया था तो पहले यही जाएगा, ये आगे यही जाएगा, ये यहीं जाएगा, ये यहीं जाएगा। तो कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन होते हैं, इनके नोट्स का पीडीएफ में डाल दूंगा। तो हमने ये देख लिया एप्लीकेशन ऑफ क्यू को भी देख लिया। अब देखते हैं बीएफएस और डीएफएस ट्रेवर्सल ग्राफ में होता क्या है, कैसे होता है। तो ये कुछ बड़ा सा कोई चीज़ नहीं, इस पर थ्योरी ही सवाल आता है, तो मैं थ्योरी को ही कवर करता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो हम लिख पाएँ कुछ। तो बीएफएस और डीएफएस ट्रेवर्सल देखते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ जो होते हैं ना, ग्राफ्स क्या होता है, वर्टेक्स और एजेस को मिलकर बनता है। अच्छा, ट्री भी तो आपका एक ग्राफ होता है, ध्यान से देखो, ट्री भी तो आपका एक ग्राफ होता है। हर ग्राफ ट्री नहीं होता, लेकिन ट्री आपका कंपल्सरी एक ग्राफ होता है। तो देखो बीएफएस ट्रेवर्सल का नामक मतलब होता है ब्रेड फॉर सर्च। इसमें कैसे होती है चीज़ें मैं थोड़ा सा बताता हूँ नोट्स, ताकि समझ में भी आए। आपके पास देखो देखो ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है, ये आपके पास ट्री है, जैसे 4, 2, ये 3, अब देखो ये 5 और ये 6 और ये देखो ये 7। अब देखो बीएफएस ट्रेवर्सल में क्या होता है ना, हम चीज़ों को लेवल वाइज देखते हैं। देखो ये ट्री में देखो ये लेवल 0 है, ये लेवल 1, ये लेवल 2 है। ट्री में जब आप लेवल ऑफ ट्री पढ़ोगे ना, बेसिक सा चीज़ है कि लेवल किसको बोलते हैं। तो ये रूट नोड हो गया, इसके देखो इसके एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन सा है, एडजेसेंट नोड देखो 2 और 3 है, तो ये लेवल 2 हो गया। इसके एडजेसेंट कौन कौन सा है, 5 और 6, तो ये लेवल 2 हो गया। लेवलिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब बीएफएस ट्रेवर्सल में क्या होता है, हम लेवल बाय लेवल करते हैं। तो शुरुआत देखो इस तरीके से, देखो हम लेवल बाय लेवल कर रहे हैं,
ध्यान से देखो, ये हमारे पास पहले 4 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो ये हमारे पास BFS रिवर्सल का आउटपुट हो गया। ये भी तो आपका एक ट्री है ना, और हर ट्री आपका ग्राफ हो सकता है, तो ये भी आपका ग्राफ है ना। हाँ सॉरी, माफ़ करना मुझे। देखो ट्री और ग्राफ में अंतर क्या होता है, ट्री जो है आपका असाइक्लिक होता है, तो ये देखो ये असाइक्लिक है। तो देखो ट्री जो है, हर ट्री आपका ग्राफ हो सकता है, पर हर ग्राफ जो है आपका ट्री नहीं होगा। तो ये आपका ग्राफ है ना, देखो हमने BFS रिवर्सल कर दिया। उसके बाद DFS में क्या होता है, DFS में क्या होता है, DFS में जैसे कि 4 है, ये 2 है, और ये 3 है, उसके बाद देखो ये 5 है, उसके बाद देखो ये 6 है, उसके बाद देखो ये 7 है। ये वर्टिकल नहीं रहता है, या तो लेफ्ट सब ट्री होगा या राइट सब ट्री होगा, तो मैंने वर्टिकल नहीं है, मान के चलो ये राइट ही सब ट्री है 7। अब इसमें आप DFS कैसे करते हो, तो ये डेप्थ फॉर सर्च होता है, यानी कि आप इसको ना वर्टिकली देखते हो। मैंने प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल में एक तरीका बताया था ना, उसी के तहत जाना है। तो देखो आप पहले 4 को जाओगे, देखो 4 के डेप्थ में 2 है, फिर 2 के बाद 5 है, फिर देखो इस तरीके से चीज़ें जाओगे, इस तरीके से। तो पहले देखो 4 के बाद 2, ठीक है, 4 2, फिर इसके बाद देखो 5 की तरफ हमने गए, फिर 5, फिर देखो 6 की तरफ गए 6, फिर उसके बाद देखो 3 की तरफ, फिर 7 की तरफ, फिर उसके बाद देखो 4 का तो हमने निपटा लिया, 3 7। इस तरीके से होता है डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल, ठीक है, 4 2 5 6, फिर 3 7। तो इसमें हम ना ऊपर से नीचे बस जाते हैं, तो 4 के नीचे 2 है, फिर 2 के नीचे 5 है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके नीचे कोई नहीं है तो हमने बैक ट्रैकिंग कर ली। बैक ट्रैकिंग मतलब कि ट्रैक चेंज कर लिया, दूसरे वाले ट्री के ट्रैक पर गए, तो फिर 6 को कर लिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भी हमने बैक ट्रैकिंग कर ली, क्योंकि नीचे कोई नहीं था ना, लेफ्ट में डेप्थ में कोई नहीं था, तो हम 3 को फिर 7 को कर लेते। ये DFS BFS होता है। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लो, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में आते हैं। एक सेकंड देख लो। हाँ देखो, BFS में क्या होता है, ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होता है, एंड DFS क्या होता है, आर ग्राफ ट्रिवर्सल एल्गोरिथम होते हैं यूज टू विजिट ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ सिस्टमेटिकली। तो ग्राफ ट्रिवर्सल होते हैं जो भी ग्राफ में जितने भी वर्टिकल्स होते हैं, ये ग्राफ है ना, हाँ ग्राफ है, लेकिन ये ट्री भी है और ग्राफ भी है। ट्री और ग्राफ में अंतर ये पता है कि देखो ग्राफ आपका लूप बना पाता है, लेकिन ट्री आपका लूप नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो BFS DFS क्या है, ट्रिवर्सल एल्गोरिदम होते हैं जो जितने भी नोड्स होते हैं ग्राफ में उसको हम विजिट करने के लिए यूज करते हैं सिस्टमेटिकली। दे आर मेनली यूज्ड इन ग्राफ सर्चिंग, पाथ फाइंडिंग एंड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। इन्हीं के लिए हम DFS BFS यूज करते हैं। BFS की बात करें, ब्रेड फर्स्ट सर्च ट्रिवर्सल की बात करें, तो इन दिस ट्रिवर्सल, ध्यान से देखा ना, इन दिस ट्रिवर्सल एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम है, विजिट वर्टिसेस लेवल बाय लेवल। हम वर्टिसेस को लेवल बाय लेवल विजिट करते हैं। देखो यहाँ से ये फर्स्ट लेवल 0 लेवल, ये सेकंड लेवल, ये यार ये 1 लेवल, उसके बाद देखो ये 2 लेवल है। तो देखो हम लेवल बाय लेवल विजिट किए, तो 4 2 3 5 6 7। तो हम यहाँ पे करते हैं ब्रेड फर्स्ट रिवर्सल में क्या होता है, एल्गोरिदम में क्या होता है कि विजिट वर्टिसेस लेवल बाय लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन सोर्स वर्टेक्स। आपके पास कोई एक सोर्स वर्टेक्स जरूर होगा, आपके पास जो है ना सोर्स वर्टेक्स जरूर देगा। आपको कोई ग्राफ भी मिल जाए ना, ग्राफ, अगर आपको ग्राफ भी कुछ मिल जाए ना इस तरीके से, तो आपका एक सोर्स वर्टेक्स जरूर देगा, और उसको हम लेवल बाय लेवल करते जाएंगे। देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स, तो हमारे पास देखो ये आपका एक सोर्स वर्टेक्स हो जाएगा, सोर्स वर्टेक्स, ठीक है। हम एक सोर्स वर्टेक्स से स्टार्टिंग करेंगे, विजिट ऑल द एडजेसेंट वर्टिसेस फर्स्ट। तो इसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस है, हमने इसको ले लिया, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से 2 और 3 है, 2 का एडजेसेंट कौन से 5 और 6 है, जिससे कनेक्ट है, यानी चिल्ड्रन वाले। तो विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस फर्स्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो अगर मैं 2 पर आया तो इसके एडजेसेंट में देखो ये लेवल बाय लेवल हमने किया ना, ठीक है। तो विजिट ऑल द इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस फर्स्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा सॉरी, एडजेसेंट का मतलब ये था, मैं गड़बड़ बोल दिया। एडजेसेंट का मतलब था कि इसे 2 का एडजेसेंट क्या है, 3 है, तो 2 से 3 पे जाओगे, यानी लेवल पर जाओ, फिर नेक्स्ट लेवल पर चले जाओ, ठीक है। ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा और थ्योरी देख ले। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, आप मेंशन जरूर करना। देखो हमारे पास 0 है, एक सोर्स वर्टेक्स है, और देखो इस तरीके से हमने ट्री बना दिया। अब लेवल वाइज क्या करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 है, फिर उसको देखो 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, लेवल 0 लेवल 1 लेवल 2, तो ये BFS ट्रिवर्सल हो गया, ठीक है। इसमें देखो इट फॉलोज फीफो प्रिंसिपल, ये फॉलो करता है, ध्यान में रखना। कुछ एप्लीकेशन अब याद रख लेना, फाइंडिंग नेबरिंग नोड्स इन अ ग्राफ। तो जो नेबर नोड होते हैं, देखो 1 का नेबर नोड क्या है, 2 2 का नेबर नोड क्या है, 3 है। तो नेबर नोड प्राप्त मतलब कि फाइंडिंग करने के लिए ट्रिवर्स ट्री या फिर
ट्रिवर्स ट्री और ग्राफ लेवल बाय लेवल, तो जो भी आपका ट्री या ग्राफ होता है उसको लेवल बाय लेवल हम ट्रिवर्स कर सकते हैं। टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ, जो भी आपका अनवेटेड ग्राफ होता है उसमें शॉर्टेड पाथ फाइंड करने के लिए बीएफएस ट्रिवर्सल का यूज करते हैं। उसके बाद जो है एक्सप्लोरिंग नेटवर्क एंड कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, तो जो भी नेटवर्क्स हो रहे हैं, जो भी कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है उसके लिए बस ये 4 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो डीएफएस की बात करें, डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग। तो इन दिस ग्राफ ट्रिवर्सल एल्गोरिदम सॉर्ट एट द रूट नोड, ठीक है, मतलब जो भी ट्रिवर्सल एल्गोरिदम, ये सॉर्ट नहीं है, ये स्टार्ट है, ठीक है। हम रूट नोड से ये स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सोर्स नोड है, यही रूट नोड है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इन दिस एल्गोरिदम ट्रिवर्सल जो एल्गोरिदम स्टार्ट एट द रूट नोड एंड एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांचेस बिफोर बैक ट्रैकिंग। ये लाइन याद कर लेना कि हमें एक्सप्लोर करेंगे। देखो इस जीरो से लिया, एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांचेस, तो हम देखो ये ब्रांच से हमने, फिर ये ब्रांच से हमने आगे कोई होते तो फिर आगे चले जाते, तो हम डेप्थ में जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं हर ब्रांचेस को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। देन क्या करेंगे, ईच ब्रांचेस बिफोर बैक ट्रैकिंग, तो जहाँ तक मिल जाए, तो हमने एक्सप्लोर किया तो 4 तक आए, फिर उसके बाद हमने बैक ट्रैकिंग कर ली, 4 के बाद देखो हम 5 पर आ गए, तो देखो हमने सारे को तीर से मार्क कर दिया, देखो इस तरीके से, फिर इसके बाद ऊपर गए, फिर देखो 5 आए, तो 0 1 4 5 हो जाएगा, 0 1 4 5, उसके बाद देखो 2, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3, फिर 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास होता है। इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, स्टैक, तो डीएफएस में स्टैक द्वारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, और डीएफएस में स्टैक और बीएफएस में आपका क्यू होगा। वर्किंग प्रिंसिपल देख ले तो हम स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गो डीप एज फार एज पॉसिबल इनटू वन ब्रांच, एक ब्रांच से हम जितना डीप जा सके, जितना पॉसिबल है जाए। उसके बाद नो मोर वर्टिसेस आर लेफ्ट, जब कोई भी वर्टिसेस बचा ना हो, जैसे 4 तक हम रुक गए थे तो हम बैक ट्रैक कर लिए, इधर से यहाँ पे हमने बैक ट्रैक कर लिए, ठीक है। आउटपुट ये देख लो कितना सिंपल है। इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो ट्रिवर्स और ट्री और ग्राफ, इसका ही एप्लीकेशन वही होता है कि ग्राफ को ही ट्रिवर्स करे, ट्री या ग्राफ को। उसके बाद देखो डिटेक्ट साइकिल इन ए ग्राफ, तो हमें ये बता देता है डीएफएस की कोई ग्राफ में साइकिल तो नहीं है। उसके बाद यूज्ड इन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये ध्यान में रखना, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में यूज होता है। उसके बाद सॉल्विंग पजल्स एंड पाथ फाइंडिंग में भी यूज होता है, और पजल को सॉल्विंग करने के लिए यूज होता है। तो ये हो गया डीएफएस, ये हो गया इसके वर्किंग प्रिंसिपल हो गए। उसके बाद बात करें यहाँ पे कुछ अंतर देख लो, बीएफएस डीएफएस में अंतर पूछे तो आप बता देना, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, बीएफएस विजिट नोड लेवल बाय लेवल होता है, ठीक है, और डीएफएस में क्या होता है, विजिट नोड डेप्थ वाइज इनटू ग्राफ। इसमें हम देखो डेप्थ वाइज जाते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं चले जाए, और इसमें देखो लेवल वाइज लेवल हम ट्रिवर्सिंग करते हैं। उसके बाद इट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, अर्थात इम्प्लीमेंटेड बाय क्यू, जो बीएफएस होता है। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान में रखना। इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेड बाय स्टैक। फाइंडिंग सॉर्टेड पाथ इन अनवेटेड ग्राफ, बीएफएस का यूज कहाँ होता है, सॉर्टेड पाथ को फाइंड करना अनवेटेड ग्राफ में। इसका है कि डज नॉट गारंटी फॉर सॉर्टेड पाथ, इसमें अंतर ये रहता है कि जो आपका डेप्थ फर्स्ट जो होता है तो वो गारंटी नहीं है, मतलब कि सॉर्टेड पाथ फाइंड करने में ये असक्षम रह सकता है, लेकिन ये सक्षम है। उसके बाद बात करें बीएफएस इज स्लोअर एंड रिक्वायर्स मोर मेमोरी, और डीएफएस रहता है ये फास्टर होता है, रिक्वायर्स लेस मेमोरी। यूज इन सॉर्टेड पाथ लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल, जो बीएफएस की बात करें, और डीएफएस में होता है कि यूज्ड इन साइकिल डिटेक्शन और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ठीक है। तो कुछ अंतर ध्यान में रखना है, ये थ्योरी है, आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके नोट्स में डाल दूंगा। बाकी ये चीज़ें हो गई थी ना, तो हमने सभी सवालों को देख लिया ना, 4 सवालों को देख लिया। क्यू क्या था, कौन कौन से ऑपरेशन थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट के थ्रू क्या था, एप्लीकेशन ऑफ क्यू जो कि 7 मार्क्स में पूछता है वो याद कर लेना। बीएफएस डीएफएस ट्रिवर्सल ग्राफ में हमने देख लिया था, तो 4 या 5 सवाल हमने देख लिया ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें सिंपल थी, बस थ्योरी थी, आपको याद करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।